नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, वैक्सीन की कमी पर सुझाव देकर फंसे गडकरी, कांग्रेस ने घेरा तो देनी पड़ी सफाई। अमेरिकी संस्थान ने कहा मोदी की लोकप्रियता में 22% की भारी गिरावट। नारद घोटाले में सीबीआई ने ममता को भी लपेटा, सुनवाई दूसरे राज्य में करने की मांग। योगी सरकार ने शिक्षकों के दावे को नकारा, कहा 1621 नहीं केवल 3 शिक्षक मरे। टूल किट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर सरकार की परोक्ष आलोचना करने और इस वजह से सुर्खियों में आने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सुझावों ने एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। कोरोना टीके की कमी को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आपूर्ति के लिए अधिक कंपनियों को टीका बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए। उन्होंने एक वर्चुअल बैठक में कहा, यदि आपूर्ति से मांग ज्यादा हो तो समस्या होती है। एक के बाद एक बदले 10 कंपनियों को टीका बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने इसके आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हर राज्य में कम से कम 2-3 लेबोरेटरीज ऐसी हैं जिनके पास कोरोना टीका बनाने की क्षमता और बुनियादी सुविधाएं हैं। उन्हें फार्मूला दे दीजिए और उत्पादन पर नजर रखिए। वे पहले देश में टीके की आपूर्ति करें और अगर उससे बचता है तो बाद में निर्यात भी कर सकते हैं। वैक्सीन की कमी इससे पूरी की जा सकती है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने नितिन गडकरी के बयान वाले वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या उनके बॉस सुन रहे हैं। यही सुझाव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को दिया था। इसके बाद नितिन गडकरी को अपने इन सुझावों पर सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कल स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हुए मैंने वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने का सुझाव दिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले ही सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है और वैक्सीन के उत्पादन में तेजी के लिए जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले की 2-3 पहलू सामने आते हैं। पहला तो ये है कि नितिन गडकरी बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। पहले उन्होंने ऑक्सीजन की कमी की बात उठाई और अब वैक्सीन की कमी की बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं और न केवल स्वीकार कर रहे हैं बल्कि अपनी ही सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह का सुझाव दे, बजाय इसके कि अपने कैबिनेट की मीटिंग में सुझाव दे, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर सुझाव दे, या जो कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इसमें लगी हुई है वैक्सीन के इंतजाम में, उसको सुझाव दे। तो ये एक कहना चाहिए कि बड़ी ही दुविधा की स्थिति सरकार के लिए हो गई, धर्म संकट की स्थिति सरकार के लिए हो गई कि एक केंद्रीय मंत्री ही इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कह रहा है और उससे वो उसकी फजीहत हो रही है। दूसरी बात यह कि अगर नितिन गडकरी को इस बात का पता नहीं है कि सरकार इस तरह का कदम पहले से ही उठा रही है, तो ये अपने आप में केंद्र सरकार के चाल चलन पर एक टिप्पणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सरकार चला रहे हैं कि उनके वरिष्ठ मंत्री, उनके सदस्य जो हैं मंत्रिमंडल के, उनको भी जानकारी नहीं कि सरकार क्या कर रही है इस भीषण संकट के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जबकि पूरे मंत्रिमंडल को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और खास तौर पर वैक्सीन की जो क्राइसिस है उसको लेकर तो और भी ज्यादा विचार विमर्श होना चाहिए, सुझाव लेने देने होने चाहिए और इस मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि एक टीम काम नहीं कर रही है। तीसरी बात, इसमें एक राजनीति की भी गंध आ रही है कि नितिन गडकरी इस तरह के बयान एक के बाद एक दे रहे हैं तो क्या वो ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़े संकट में फंस गए हैं, उनकी सरकार भी संकट में फंस गई है और इस संकट के दौर में दूसरे नेताओं के लिए कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है, तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। कम से कम ये
अपने खाते में दर्ज होना चाहिए कि हमने तो सरकार को समय रहते चिताया था। फिर हम आते हैं जयराम रमेश के ट्वीट पर, जो कि उन्होंने बहुत सटीक ढंग से कहा है कि क्या प्रधानमंत्री अपने ही मंत्रियों के सुझाव को सुन रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं? तो एक तो ये उसका हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए थे 1 महीने पहले, उनको एक तरह से खारिज कर दिया था सरकार ने, और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तो बहुत ही बदतमीजी के साथ उनको चिट्ठी भी लिखी थी। तो अब क्या जो पूर्व प्रधानमंत्री सलाह दे रहे थे, क्या उनके सुझावों पर अमल करेगी सरकार? अगली खबर लेते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लोगों को भले ही ये लगे कि सब कुछ चंगा है, पर सच ये है कि उन्हें कोरोना से राजनीतिक नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी गिर रही है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक अमेरिकी संस्था ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से अब तक 22% की गिरावट आ चुकी है। राजनीतिक सर्वेक्षण करने वाली इस कंपनी का कहना है कि उसने अगस्त 2019 से भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर नजर रखनी शुरू की थी। तब से ये सबसे बड़ी गिरावट है। मॉर्निंग कंसल्टेंट का कहना है कि नरेंद्र मोदी की रेटिंग इस हफ्ते 63% रही, जो अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट कम है। सर्वे के मुताबिक महानगरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ ही मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने मोदी की लोकप्रियता को लेकर सर्वे किया है और उसी सर्वे का नतीजा मंगलवार को जारी किया गया। इस सर्वे में भी ये सामने आया है कि महामारी से निपटने में सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। सर्वे में शामिल केवल 59% लोगों ने कहा कि सरकार ने संकट से निपटने में अच्छा काम किया है। कोरोना की पिछली लहर में ऐसे लोगों की तादाद 89% थी। तो बहुत साफ संकेत है। बीजेपी और उसका नेतृत्व अगर ये समझ रहा है कि कोरोना क्राइसिस में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है और उसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये उनकी खुशफहमी है। बल्कि इस दौरान पिछले 5 महीनों में सरकार पूरी तरह से बेपर्दा हो गई, एक्सपोज हो गई है और ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है कि एक तरह का गवर्नेंस फेल्योर बड़े स्तर पर इस सरकार के जरिए हुआ है, क्योंकि हर मोर्चे पर सरकार ऑक्सीजन के इंतजाम से लेकर, दवाओं के इंतजाम से लेकर, अस्पतालों के देखभाल से लेकर, और अब ये जो क्राइसिस चल रही है कि वेंटिलेटर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं सरकार की छवि को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा चुकी हैं और अभी भी पहुंचाती जा रही हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लाशें गंगा में मिल रही हैं, गंगा के किनारे दफनाई जा रही हैं और दूसरी नदियों में भी मिल रही हैं, गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है। तो ये दूसरी लहर को रोकने के लिए जो सरकार को करना चाहिए था उसने नहीं किया, वो खुशफहमी में रही और बल्कि उसने ऐसे काम और किए जिनसे ये दूसरी लहर सुनामी में तब्दील हो गई। जो इलेक्शन हुए, बड़ी बड़ी रैलियां की प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, कुंभ का आयोजन किया, ये तमाम चीज़ें रही जो सुपर स्प्रेडर के रूप में जानी जाती हैं और इससे ये पता चला है कि इस सरकार के पास दूरदर्शिता की कमी थी और इस तरह की जो क्राइसिस आती है उसको प्रबंधन करने की भी क्षमता उसमें नहीं है। तो ये लोगों का मोह भंग हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार से, और ये जो रेटिंग इस तरह से थम से नीचे आई है उसकी वजह भी यही है। 22% की गिरावट केवल 1-2 महीने में आना, ये भयानक गिरावट मानी जाती है और अभी ये गिरावट का सिलसिला अप्रैल के बाद भी जारी है, जो कि इस सर्वे में कैप्चर नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान लाने वाले नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पार्टी बना लिया है। सीबीआई की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए।
ममता के अलावा राज्य सरकार के कानून मंत्री मलय घटक, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है। याचिका में सीबीआई ने कहा है कि वह सोमवार को टीएमसी के नेताओं की कस्टडी इसलिए नहीं मांग सकी क्योंकि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा आतंक का माहौल बना दिया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां मौजूद थी। बता दें, इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई के कोलकाता दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था। ममता बनर्जी ने दफ्तर के बाहर धरना दिया था और सीबीआई को चुनौती दी थी कि वो उन्हें भी गिरफ्तार करे। सीबीआई ने कहा है कि ये भीड़ सोच समझकर इकट्ठा की गई थी। ऐसा सीबीआई को आतंकित करने और उसे उसका काम करने से रोकने के लिए किया गया था। तो अब केंद्र सरकार की जो स्क्रिप्ट है, जो पटकथा है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। उसका पूरा मकसद साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को गिराना है और ममता बनर्जी सरकार को गिराना है और अपनी सरकार बनाना है। चुनाव के जरिए वो ऐसा नहीं कर पाई है, इसलिए अब वो इस तरह का माहौल बना रही है कि ममता बनर्जी को भी अगर गिरफ्तार किया जा सके। और जाहिर है कि राज्यपाल, कठपुतली राज्यपाल जगदीप धनखड़ किसी भी समय ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे सकते हैं और उसके बाद फिर सीबीआई तो उस भूमिका में है ही, पिंजरे बंद तोता के रूप में वो ममता बनर्जी पर केस चलाएगी, अरेस्ट कर लेगी और इस तरह से इतने सारे लोगों को अरेस्ट करके पूरी सरकार को डिस्टेबलाइज कर देगी और कह देगी कि अब राज्य में तो संवैधानिक व्यवस्था ही गड़बड़ा गई है और अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। इस तरह से एक पूरा गेम प्लान ऐसा खुलता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन केंद्र सरकार की बदनीयत स्पष्ट हो गई है। राज्यपाल किस तरह से केंद्र सरकार का गेम खेल रहे हैं ये भी साफ है और सीबीआई के इरादे भी साफ हैं। तो ये तीनों मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही राज्य की और केंद्र की, वो भी इसमें जुटी हुई है, तो पूरा गेम प्लान साफ है। अब देखना यह है कि जो कानूनी लड़ाई हो रही है, जो कोर्ट में लड़ी जा रही है, उसमें तृणमूल कांग्रेस कितना कुछ कर पाती है, क्योंकि राज्य स्तर पर हाई कोर्ट तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कुछ भी पता नहीं कि वहाँ किस तरह से निर्णय आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वहाँ बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले नहीं होने दिए गए हैं जो राज्य सरकार के लिए बुरे हो सकते थे, नुकसानदेह हो सकते थे। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही एक ऐसा घटनाक्रम बंगाल में आकार ले रहा है जो उसे रसातल में ले जा सकता है, जो संघीय ढांचा है उसको भी कमजोर कर रहा है और केंद्र और राज्य के संबंधों को भी नए ढंग से उस पर प्रहार कर रहा है। तो ये बहुत दुखद स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित होती जा रही है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तमाम विपक्षी दलों को, और ममता बनर्जी की जो लड़ाई है दरअसल उनकी अकेली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब ये समय सभी विपक्षी दलों को लड़ना चाहिए, क्योंकि बंगाल के बाद महाराष्ट्र का नंबर हो सकता है, राजस्थान का नंबर हो सकता है, किसी और दूसरे राज्य का नंबर भी हो सकता है। अगली खबर लेते हैं। योगी सरकार ने शिक्षक संघों के दावों को नकारते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। राज्य की शिक्षक यूनियनों ने बार बार दावा किया है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से 1621 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की मौतें हुई हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बाकायदा एक सूची जारी करके दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण 1621 शिक्षकों, प्रशिक्षकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की मौतें हुई हैं। शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव कराने के राज्य सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। संघ ने कहा है कि जब राज्य महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था तो चुनाव टाले जा सकते थे। हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को शिक्षकों की मौत को लेकर फटकार लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार की बेसिक शिक्षा परिषद ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अवधि के दौरान कोरोना वायरस के कारण केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है और उनके परिवार को 30 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन शिक्षकों के संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मृतक शिक्षकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। तो आप देखिए कि कितनी निर्लज्जता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। हम सब जानते हैं कि लगभग महीने भर पंचायत चुनाव चले, उसमें हजारों शिक्षकों
शिक्षा मित्रों और दूसरे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उस समय तक बड़े पैमाने पर कोरोना फैल चुका था और खबरें आ रही थी। बीच चुनाव में भी खबर आई थी कि 700 शिक्षकों को कोरोना हुआ है, कोरोना से मौत हो चुकी है। और इसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद ये 1621 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट की जांच की जा सकती है। हो सकता है कुछ नाम ज़्यादा हो, वो ये भी हो सकता है कि नाम कम हो। लेकिन इस सूची के खिलाफ केवल ये कहना कि केवल 3 शिक्षक इस कोरोना की महामारी से मरे हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद भी है, दुखद भी है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षकों की पीड़ा का मजाक उड़ा रही है सरकार। उन पर मरहम लगाने के बजाय उनका मखौल बना रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये सरकार का एक डिनायल मोड चलता रहता है। योगी सरकार हो या मोदी सरकार, वो सच्चाई को बस झुटलाने में सबसे अव्वल है, प्रोपेगेंडा में अव्वल है। सच्चाई को झुटलाकर सोचते हैं कि ये अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शिक्षक मरे हैं, जिनके परिवार परिजन जानते हैं कि कोरोना की वजह से चुनाव के दौरान मौत हुई है, वो क्या चुप बैठेंगे? और अभी चुप बैठ गए तो फरवरी में होने वाले चुनाव में वो अपना काम करेंगे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं जिस पर योगी सरकार चल रही है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से कथित रूप से जारी किए गए टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने टूल किट के मामले की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने टूल किट को लेकर बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और दावा किया कि कांग्रेस सांसद के दफ्तर में काम करने वाली सौम्या वर्मा ने ही इसे बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने पूछा था कि इस टूल किट को बनाने वाला कौन है। पात्रा ने दावा किया है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल और सोनिया गांधी इस बात का जवाब देंगे कि सौम्या वर्मा कौन है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा लगाए गए टूल किट वाले आरोप के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का नाम भी शामिल है। शिकायत में कहा गया कि इन लोगों ने आपस में मिली भगत करके एक एआईसीसी के शोध विभाग के लेटर हेड पर एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया। पार्टी ने कहा है कि इस दस्तावेज से देश में शांति भंग हो सकती है। तो एक तो यह है कि टूल किट का हंगामा बीजेपी क्यों कर रही है। उसका मकसद साफ है कि लोगों का ध्यान सरकार की नाकामी से हटकर इस तरह की बहस में उलझ जाए। वो ये देखें कि कांग्रेस सरकार की छवि खराब करना चाहती है, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने, तो ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया जाए जब और अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल दिया जाए। दूसरी बात, इस टूल किट को जिसको जारी किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि कांग्रेस कोई षड्यंत्र कर रही थी। उसमें जो भी जैसे मोदी स्ट्रेन की बात की गई है या कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताया गया, इसमें ये बातें पहले भी आती रही हैं और तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोग करते रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने मोदी वायरस कोरोना को कहा था, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, ये क्यों खड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो कुछ भी टूल किट के नाम पर बीजेपी कह रही है, क्या वो सचमुच में है या फर्जी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखना है कि वहां सुप्रीम कोर्ट इसको किस ढंग से लेती है और क्या आदेश देती है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो जाएगी तो ये भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी की नीयत क्या है और कांग्रेस क्या लापरवाही से काम करती है कि उसके यहाँ कोई इस तरह की चीज़ बने और वो बीजेपी वालों के हाथ लग जाए, या क्या सचमुच में इस तरह के कार्यकर्ता उसके यहाँ हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर, लेकिन बीजेपी खुद कटघरे में खड़ी है और उसकी जो पूरी योजना है वो सबके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।